दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई है और उस दोहरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत 28 राज्यों की अपनी अलग अलग सरकारें भी हैं और वो सारी सरकारें एक केंद्र सरकार के अधीन या नियंत्रण में भी है, जिस केंद्र सरकार के प्रति वो उत्तरदायी होती है। और इसीलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में फर्स्ट आर्टिकल में इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर किया गया है। और ये यूनियन ऑफ स्टेट अमेरिका के फेडरलिज्म से बिल्कुल डिफर है, क्योंकि अमेरिका में जो फेडरलिस्ट सिस्टम है, जो फेडरलिज्म है, उसमें राज्यों को भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की आजादी दी गई है, जो भारत में नहीं है। पहले सिर्फ जम्मू कश्मीर स्टेट को थी, वो अब खत्म की जा चुकी है जम्मू कश्मीर की। तो आज हम करेंगे सेंटर और स्टेट के बीच जो रिलेशंस हैं, वो रिलेशन 3 एस्पेक्ट पे लाई करते हैं कि राज्यों और संघ के बीच जो संबंध है वो हमारे संविधान के भाग 11 में आर्टिकल के पार्ट 11 में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में आर्टिकल 245 से लेके 263 अनुच्छेद 245 से 263 तक संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है। और उन वर्णन को या उन संबंधों को 3 आधारों पर विभाजित किया गया है: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस। तो आज हम सबसे पहले स्टडी करेंगे सेंटर और स्टेट्स के लेजिस्लेटिव रिलेशंस, कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस कैसे हैं। तो जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं, जो विधायी संबंध है स्टेट और सेंटर के बीच, वो आर्टिकल 245 से लेके 255 तक है, कि अनुच्छेद 245 से लेके अनुच्छेद 255 तक भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र के बीच विधायी संबंधों का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 245 से 55 में 3 सूचियां विभाजित की गई है संबंधों को लेकर, कि कार्यों को लेकर 3 सूचियां हैं, कि संविधान की अनुसूची 7 में, संविधान की अनुसूची 7 में 3 सूचियों में संघ और राज्यों के कामों का बंटवारा किया गया है। और वो 3 सूचियां क्या क्या हैं? संघीय सूची यूनियन लिस्ट, राज्य सूची स्टेट लिस्ट, और थर्ड है कंक्रीट लिस्ट समवर्ती सूची। जो संघ सूची है उसमें सारे राष्ट्रीय महत्व के जितने भी विषय हैं वो संघ सूची में उनको शामिल किया गया है, यूनियन लिस्ट में शामिल किया गया है। फिर जो स्थानीय महत्व के जितने भी विषय हैं उन्हें स्टेट लिस्ट में शामिल किया गया है, राज्य सूची में शामिल किया गया है। और कुछ ऐसे टॉपिक्स या इश्यूज भी हैं जो ना तो यूनियन लिस्ट में शामिल किए गए हैं, ना ही स्टेट लिस्ट में शामिल किए गए हैं, उन विषयों को शामिल किया गया है कंक्रीट लिस्ट में, समवर्ती सूची में। अब जो संघीय सूची होती है उसके से संबंधित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है संघ सरकार को, कि केंद्र सरकार को। और राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य सरकार को। और थर्ड जो समवर्ती सूची कंक्रीट लिस्ट बचती है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को और केंद्र को समान रूप से प्राप्त है। लेकिन अगर किसी मुद्दे को लेकर बहस हो जाती है तो संघीय कानून को राज्य के कानून पर ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो अब हम सबसे पहले स्टडी करेंगे यूनियन लिस्ट की संघीय सूची क्या है, संघीय सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं। तो संघीय सूची में कितने विषय हैं? 100। मूलतः 97 क्यों लिखा गया है? क्योंकि जब 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये सूचियां बनाई गई थी तब इसमें सिर्फ 97 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन अब इसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मॉडिफाई होता गया, उसमें अमेंडमेंट्स होते गए, उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स उभर कर आए जिन पर कानून बनाने की केंद्र को जरूरत है या आवश्यकता है। तो उसी आधार पर उनको संघ सूची में शामिल कर दिया गया उन विषयों को।
जैसे संघीय सूची में जितने भी विषय हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार मतलब संसद को। इस संघीय सूची में वर्णित विषयों पर कानून संसद द्वारा बनाया जाता है और यह कानून सभी राज्यों पर और सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है कि सब इसकी पालना बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी मतभेद के करेंगे। अब इस सूची में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय होते हैं, जैसे डिफेंस का, सिक्योरिटी का, फॉरेन मिनिस्ट्री विदेश मामलों का, रेलवे। जो हमारी रेलवे है ना, रेलवे सेंटर के अधीन आती है। कभी भी ये नहीं सुना है ना, तुम कभी भी ये नहीं सुना होगा कि स्टेट रेलवे। जैसे हमारा रोडवेज जो होता है, ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट जो है रोडवेज है। जैसे रोडवेज तो स्टेट वाइज डिपो होता है, उन्हीं के होल्ड में वो रहता है, लेकिन रेलवे सेंटर के नियंत्रण में रहती है। रेलवे, डाक, बैंकिंग, बैंक जो है, बीमा पॉलिसी है, आर्मी है, या हमारी न्यूक्लियर पावर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, दूसरे देशों के साथ हम व्यापार करते हैं, या फिर जितनी भी माइंस वगैरह, खाने वगैरह है, फैक्ट्रीज है, कोई भी उद्योग धंधा है हमारे देश में, न्यूज़पेपर है, या फिर सेंसेशन की जानी है, जनगणना की जानी है, या ऐतिहासिक स्मारक जो है हमारे देश के, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो है, या कोई भी विदेशों से जो भी इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगनी है, या फिर प्रोडक्शन ड्यूटी जो लगाई जाती है। प्रोडक्शन ड्यूटी क्या होती है? जो चीज हमारे देश में पैदा की जा रही है, और एक्साइज ड्यूटी वो होती है जो हम किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करके लेके आते हैं किसी चीज को। तो ये सारे विषय, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं यूनियन लिस्ट के अंतर्गत, संघ सूची के अंतर्गत, और इन विषयों से संबंधित कानूनों का निर्माण भी संसद ही करती है, संघीय सरकार ही करती है, केंद्र की सरकार करती है इनसे संबंधित कानूनों का निर्माण। अब आते हैं सेकंड लिस्ट पे, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में है विषय 61, लेकिन मूलतः थे 66 कि बाई फाउंड्री की बाय डिफॉल्ट इसमें 66 विषय थे। बाय डिफॉल्ट मीन्स जब इस सूची को बनाया गया, लेकिन इस सूची से 5 विषय निकालकर कंक्रीट लिस्ट में डाल दिए गए, समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। तो इस सूची में जितने भी विषय हैं, जो 61 विषय हैं, उनसे संबंधित कानूनों का निर्माण राज्यों की सरकारें करती हैं। राज्यों के विधानमंडल बनाता है इनके ऊपर कानून, और उन कानूनों का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। और ये जो विषय है ये राष्ट्रीय महत्व के नहीं है, ये सारे के सारे विषय स्थानीय महत्व के हैं। तो कौन कौन से विषय हैं देखो। सार्वजनिक व्यवस्था। सार्वजनिक व्यवस्था का मतलब है सरकार हमें जो मौलिक या मूलभूत सुविधाएं देती है वो सारी। उसके बाद पुलिस, जेल, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार का मतलब है पंचायती राज। न्याय प्रशासन का मतलब है पंचायती न्यायपालिका। सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, जैसे म्युनिसिपैलिटी के वर्कर्स आते हैं ना गलियों में झाड़ू निकालने के लिए। कृषि, सिंचाई, पशुपालन, अस्पताल। बेटा ये सारे विषय आते हैं राज्य सूची में। और राज्य जो है या राज्य के जो विधानमंडल है वही इन विषयों से संबंधित कानूनों का निर्माण करती है। अब हम थर्ड सूची करते हैं, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची में सब्जेक्ट्स है 47, लेकिन इसमें 47 जो विषय थे, लेकिन 42 अमेंडमेंट के दौरान, 42वें संशोधन के दौरान 5 विषय और जोड़ दिए गए, और ये हो गए हैं यहाँ पे 52। वो 5 कौन से हैं वो मैंने मेंशन किए हैं, देखो आप मेंशन कर लेना चाहिए इनको। शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय का प्रशासन। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जो राज्य सूची से, स्टेट लिस्ट से कंक्रीट लिस्ट में इंक्लूड कर दिए गए थे
42 अमेंडमेंट के तहत। और इस सूची से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्यों दोनों के पास है, कि जो जिसको भी रेलिवेंसी लगती है या फिर जो भी सस्पेक्ट्स में ज्यादा नॉलेज रखता है वही बना सकता है। ज्यादातर राज्य सरकार अगर राष्ट्रीय महत्व के विषय नहीं है तो कानून बनाती है, लेकिन अगर कोई ऐसा मुद्दा होता है जिस पर संघीय संसद और राज्य की विधानपालिका दोनों में मतभेद हो जाता है, तो उस मतभेद की अवस्था में किसके निर्णय को ज्यादा महत्व दिया जाता है? संघीय संसद के निर्णय को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो अब इस लिस्ट के अंतर्गत जो सब्जेक्ट्स हैं वो देखो, मैरिज एक्ट या फिर किसी भी क्राइम के लिए जो दंड विधि बनाई गई है, दीवानी कानून, फौजदारी कानून, न्यूज़पेपर जो पब्लिश होते हैं, बिजली, मिलावट का काम, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू करना, डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करना, लेबर्स की ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में एम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलता है वो, या फिर जितनी वैकेंसीज या इस फील्ड में वैकेंसी निकालनी है, अब इस फील्ड में लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए ये एलिजिबिलिटी चाहिए, किसी चीज का मूल्य निर्धारित करना हो, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स कंक्रीट लिस्ट में आते हैं। और उसके बाद इस तीनों लिस्ट हो गई कंप्लीट, समझ आ गई सबको कि राज्य और संघ के बीच जो विधायी संबंध है, उस विधायी संबंधों के लिए सबसे पहले तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स को 7वीं अनुसूची के तहत 3 सूचियों में बांटा गया है। वो तीनों सूचियां हो गई। अब उन 3 सूचियों के बाद कुछ अवशिष्ट शक्तियां बाकी रहती हैं। अवशिष्ट शक्तियां कौन सी होती हैं? कि संविधान ने ज्यादातर जितने भी, जब संविधान बना, जितने भी काम थे वो 3 सूचियों में बांट दिए, लेकिन बाद में जैसे जैसे जरूरतें महसूस हुई और ये लगा कि कुछ विषय इन सूचियों में समाहित होने से छूट गए हैं, कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जो इन सूचियों में नहीं आए हैं, तो उनसे संबंधित जो शक्तियां थी या काम करने का जो अधिकार था वो भारत में किसको दिया गया है? केंद्र को। और उन्हें कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियां, रेसिड्यू पावर्स। रेसिड्यू पावर्स किनको बोला जाता है? अवशिष्ट शक्तियों को। और अनुच्छेद 248 के अंतर्गत इन शक्तियों से संबंधित या इन विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया गया है, में संसद को दिया गया है। लेकिन बाकी जितने भी फेडरलिस्ट कंट्री है ना, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इनमें अवशिष्ट शक्तियों को दिया गया है राज्यों को, कि अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में अगर कोई कानून बनाएगा तो राज्य बनाएंगे। लेकिन कनाडा में और भारत में अवशिष्ट शक्तियों को दिया गया है केंद्र को, कि अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में केंद्र कानून बनाएगा, ना कि राज्य। ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब नेक्स्ट आता है कि राज्य सूची। अब ये तो डिफाइन हो गया कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं संघ सूची में, संसद कानून बनाएगी, कुछ सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट में, राज्य कानून बनाएगा, कुछ है कंक्रीट में जिन पर दोनों बना सकते हैं, और फिर इन 3 सूचियों में भी जो नहीं आए अवशिष्ट विषय, उन पर केंद्र कानून बनाएगा। लेकिन उसके बाद आता है कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट मेंशन है, लेकिन उस सब्जेक्ट पे कानून बना रही है संसद, मींस केंद्र कानून बना रहा है। तो क्यों बनाता है केंद्र ऐसी परिस्थितियों में कानून? वो दिया गया है। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 क्या कहता है कि अगर राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची में यह जो विषय दिया गया है, यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है। तो हम अभी अब बताया था ना मैंने आपको कि संघ सूची में सारे के सारे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं,
तो अगर राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर देती है कि ये जो राज्य सूची में ये जो विषय है ये विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो इट मीन्स राज्यसभा क्या कह रही है, इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 252। आर्टिकल 252 क्या कहता है, जब 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधान सभा या विधान मंडल ये प्रस्ताव पारित कर देती है कि अमुक विषय जो राज्य सूची में शामिल है इस पर विषय संसद बनाए, 2 या 2 मीन्स 3 4 की कर देती है, तो वो विषय राज्य सूची से उठाकर संघ सूची में समाहित हो जाता है और संघ सूची में संसद उसके लिए कानून बनाती है और वो कानून पूरे देश के सारे राज्यों को मानना पड़ता है, क्योंकि 2 से ज्यादा स्टेट्स ने इस चीज की डिमांड की थी, बाकी स्टेट्स इसको नकार नहीं सकते। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 क्या कहता है कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी या इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन या इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, किसी दूसरे देश के साथ भारत कोई भी संधि या समझौता करता है, तो वो संधि और समझौता चाहे किसी राज्य से ही संबंधित क्यों ना है, उससे संबंधित कानून का निर्माण संसद करेगा, ना कि राज्य। ये मिस्टेक है आपकी उस पेज पे जो मैंने बताई है, वो करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट आता है संकट काल की घोषणा, आर्टिकल 250 कि जब किसी भी स्टेट में संवैधानिक मशीनरी या संकट काल की परिस्थितियों में जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उस संकट काल की अवधारणा का वर्णन किया गया आर्टिकल 250 में, और जब संकट काल घोषित हो जाता है तो राज्य सूची के सारे विषय इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से संघ सूची में परिवर्तित हो जाते हैं, सिर्फ उस टाइम पीरियड के लिए जिस टाइम पीरियड में इमरजेंसी लगी है। तो इमरजेंसी के टाइम पीरियड में उन सब सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने का काम करता है संसद। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 356। 356 आर्टिकल क्या कहता है, जब किसी भी स्टेट की संवैधानिक मशीनरी, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं करती है तो वहां पर संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, और राष्ट्रपति शासन लागू होने का नाम है राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 ये मेंशन कर लेना, आपकी इसमें आर्टिकल मेंशन नहीं है बेटा। आर्टिकल 200 क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल जब कोई भी प्रपोजल पास करती है, कोई भी बिल पास करती है, तो अंतिम सहमति या स्वीकृति या फिर औपचारिक रूप से स्टैंपिंग लगवाने के लिए, साइन करेंगे, वो बिल जाता है गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल को अगर लगता है कि इस बिल को मैं सहमति या असहमति देने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना चाहूंगा, तो आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर उस बिल को अपने पास राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अब इसमें ये बात कहां से आई कि राज्य सूची का विषय संघ सूची का होगा, क्योंकि राष्ट्रपति फिर किससे सहमति लेगा, मंत्री परिषद से, सेंटर की मंत्री परिषद से और केंद्र की मंत्री परिषद से सहमति के बाद ही राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देगा। अगर स्वीकृति दे देता है तो वो राज्य की विधानमंडल ने जो बिल पारित किया था वो विधेयक बन जाता है, अगर असहमति करता है तो वो वही समाप्त हो जाता है। तो निर्णय में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया, संसद या मंत्री, केंद्र की मंत्री परिषद। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 3, ये भी आर्टिकल मेंशन नहीं है कि राज्य की सीमाओं में परिवर्तन की भारत प्रथम अनुच्छेद या आर्टिकल के अंतर्गत क्या कहा गया है, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और उसके बाद आर्टिकल 3 में ये कहा गया है कि किसी भी स्टेट की बाउंड्री लाइन में कोई भी अमेंडमेंट अगर किया जाना है
कि किसी एक स्टेट से 2 स्टेट बनाने हैं, 2 को मिला के 1 बनाना है, किसी स्टेट को यूटी बनाना है, या एक स्टेट में से 2 या 3 यूटी बनाने हैं। जैसे जम्मू कश्मीर से 2 यूटी बन गए ना, यूनियन टेरिटरी, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। तो ये निर्णय राज्य की विधानमंडल के द्वारा नहीं किया जाता है, ये निर्णय संसद के द्वारा किया जाता है। और लास्ट आता है आर्टिकल 171। आर्टिकल 171 क्या कहता है? विधान परिषद की स्थापना। लेकिन इस आर्टिकल के अंतर्गत राज्य की विधानमंडल पहले 2/3 बहुमत से ये सहमति दर्ज कराएगी संसद के सामने कि वो अपने स्टेट के लिए विधान परिषद का निर्माण करवाना चाहते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहते हैं वो, कि विधानमंडल ही नहीं, वो विधान परिषद भी चाहते हैं। जो विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट्स में है इंडिया में। तो जब 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव विधानमंडल पारित कर देता है, तो फिर ये सहमति के लिए जाता है संसद के पास। फिर संसद अपने साधारण बहुमत से ये देखती है कि उस स्टेट में विधान परिषद की स्थापना की आवश्यकता है या नहीं है। संसद चाहे तो प्रस्ताव पारित कर सकती है, और अगर चाहे तो प्रस्ताव को नकार भी सकती है। तो ये सारे आर्टिकल्स इस चीज को डिफाइन करते हैं कि राज्य सूची में या स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन है, उन सब्जेक्ट से रेलिवेंट डिसीजंस लेने की पावर भी सेंटर के पास है। कि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स में या ऐसे अपवाद स्वरूप कंट्राडिक्टरी कुछ ऐसे आर्टिकल्स है जो इस चीज को प्रूव करते हैं कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर भी जो संघ है, जो संसद है, वो कानून बना सकती है। तो यहाँ पर हमारा होता है कि राज्यों और केंद्र के बीच में विधायी संबंध। अब इस संबंध के साथ साथ कुछ ऐसे चीजें भी हैं जिन पर संसद कानून नहीं बना सकती है। बेटा इसका है ना, जब दोबारा वीडियो देखो ना, तो ये मेंशन कर लेना, ये आपकी बुक में कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको राइट डाउन कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो स्लाइड अब आपके सामने है उसका, कि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल रूल रेगुलेशंस भी हैं जिनसे संबंधित संसद कानून नहीं बना सकती। जैसे क्या कहा गया है कि 249 के अंतर्गत वो राज्य सूची पर भी बना सकती है, लेकिन 4 ऐसे यूटी हैं जिनसे रेलिवेंट संसद कानून नहीं बनाती, सिर्फ राष्ट्रपति ही बनाता है। और वो 4 यूटी कौन से हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव। कि इन यूटीज के से रेलिवेंट संसद किसी भी अधिनियम को निरस्त या संशोधित करने का अधिकार है। नेक्स्ट आता है, राज्यपाल को इस बात की भी शक्ति है कि वह संसद के किसी भी विधेयक को सूचीबद्ध कर सकती है। इस सेंटर का बनाया हुआ कोई भी कानून राज्य सरकार मना नहीं कर सकती, लेकिन राज्यपाल को ये शक्ति है कि वो उस कानून को कुछ अमेंडमेंट करके या संशोधित करके अपने क्षेत्र में लागू कर सके। और थर्ड आता है, असम के राज्यपाल के पास स्पेसिफिक असम के जो जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय में सो ट्राइबल एरिया है असम का, वहां सिर्फ असम के राज्यपाल के पास ये राइट है कि वो संसद का कानून एज इट इज अपने ट्राइबल एरिया में लागू ना करे। और इसी तरह की शक्ति मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज को लेकर राष्ट्रपति के पास है। कि मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का जो ट्राइबल एरिया है, जनजातीय जो क्षेत्र है, वहां संसद द्वारा पारित किया गया कानून एज इट इज लागू ना किया जाए, ट्राइबल रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई या अमेंडमेंट करके वहां लागू किया जाता है। तो आज की क्लास